चलो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज रिगार्डिंग एफबीटी, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल, रिएक्शन फोर्स, वेट। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कैसे ड्रॉ करोगे ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ऑन इंक्लाइन सरफेस। ओके, अभी लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर, फ्रिक्शन के बारे में कहा था मैंने आपको। फ्रिक्शन कितने टाइप के, तो आई हैव मेंशन ओनली द टाइप्स, यस और नो, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। तो सबसे पहले आज जो डिस्कस करूंगा मैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, उसके बाद में आपके पास आएगा रोलिंग, सॉरी काइनेटिक और स्लाइडिंग, और उसके बाद में आएगा रोलिंग। ओके, अभी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं इस दैट के, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एन। वो लास्ट क्लास में भी मैं बता चुका हूँ, एफ बाई एन इक्वल टू विच वैल्यू 10 थीटा, वो हम डिराइव कर चुके हैं, वो तो खैर उसके फॉर्मूला हुए। इज दैट क्लियर? दैट इज एफ बाई एन इज इक्वल टू विच वैल्यू 10 थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑन एन ऑफ एन इंक्लाइन सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल, विद द व्हाट, हॉरिजॉन्टल। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन को लेके डिस्कस करेंगे। जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करता हूं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, ओके। एडजस्टिंग मतलब वो खुद अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो इट इज नथिंग अदर देन व्हाट, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सो एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बारे में अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो व्हाट इज दैट। सपोज आप कुछ इस तरह समझो, मैंने जैसा कहा है फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। तो अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, let that object lie on a horizontal surface suppose, okay। अभी इसके ऊपर हम दो टाइप के, खाली आपके कन्वीनियंस के लिए, आपको समझने के लिए मैं कुछ वैल्यूज रख रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट ट्रू वैल्यू, बट इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली। ओके, अभी मैं कुछ इस तरह मान के लेता हूँ कि ये ब्लॉक पे मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, तो दैट विल बी नथिंग अदर देन अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स होगा ये, अप्लाइड फोर्स, और उसके सामने फोर्स डेवलप होगा, दैट इज नथिंग अदर देन डैश स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अभी बट ऑब्वियस है जब इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट इज ट्रू। बट ऑब्वियस है जब इसके ऊपर मैंने अप्लाइड फोर्स जीरो रखा है तब बट ऑब्वियस इसके अगेंस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। नाउ समझो इसको। अभी इसके ऊपर मैंने अप्लाइड फोर्स मतलब इसको मैंने खींचा इस डायरेक्शन में, मैंने इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स किया, तो फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। तो इसके अगेंस्ट में क्या डेवलप होगा, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। आंसर इज यस और नो, आंसर इज यस। तो इसके अगेंस्ट में क्या डेवलप हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने कहा जब अप्लाइड फोर्स जीरो था तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, जीरो। बट जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, कितना न्यूटन, 1 न्यूटन, मैंने ये ऑब्जर्व किया। इज दैट क्लियर? अभी इस तरह इसको समझो, हाउ डज वी कैलकुलेट कि यहाँ पे कोई फोर्स प्रेजेंट है। अभी मैंने ये ऑब्जर्व किया, ध्यान देना, यहाँ पे मोशन होगा। चलो आपको और एक हिंट देता हूँ, मस्त में इजी बनाता हूँ। जब अप्लाइड फोर्स जीरो है, अभी स्टैटिक को भूल जाओ, तो वेदर मोशन विल टेक प्लेस, तो आंसर इज नो। ओके, कुछ इस तरह डिस्कस करते हैं। जब मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट फिर भी मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब आंसर क्या हुआ, नो।
मैंने उसके ऊपर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, फिर भी मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, मतलब मोशन परफॉर्म नहीं हुआ। 3 न्यूटन अप्लाई किया फिर भी मोशन नहीं हुआ। जब मैंने 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तभी भी मैंने ऑब्जेक्ट देखा कि ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैंने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तभी भी मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसा सर कभी पॉसिबल है कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोशन नहीं होगा? तो आंसर इज यस। एक बड़ा सा आप कंटेनर लो, इज दैट क्लियर? आपके घर में जो कबाट होगा या कुछ होगा, उसको आप धक्का मारो, इज दैट क्लियर? पहले तो वो रेस्ट पे है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, अप्लाइड फोर्स कोई भी नहीं है, तो वो वहाँ का वहाँ ही रहेगा। बट जैसे ही आप उसको धक्का मारोगे वैसे वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तो आंसर इज नो। आप धीरे से फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करो, तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो आप ये देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। सॉरी गला खराब है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां पे मैंने आपको एक कंडीशन बताया मोशन को लेके। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको। इसके वैल्यूज से बेटर है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बाद में न्यूमेरिकल सेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारी वैल्यूज समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। वैल्यूज़ का कैलकुलेशन हम वहाँ पे करेंगे। क्लियर? अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैंने 5 न्यूटन अप्लाई किया तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। मैंने 6 न्यूटन जब अप्लाई किया फोर्स, तो मैंने ये देखा कि ऑब्जेक्ट हल्का सा हिला, मतलब इट इज ऑन द वर्ज टू मूव बट मूव नहीं हुआ। इट इज ऑन द वर्ज टू मूव बट अभी भी समझो इट इज नॉट मूविंग बट इट इज ऑन द, आपको लगेगा कि अभी हिल रहा है। इज दैट आपको थोड़ा सा फीलिंग होगी हाँ अभी हिलेगा। मतलब 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पे मैंने ये देखा कि ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज टू मूव। जैसे ही मैंने 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, मैंने ये देखा कि ऑब्जेक्ट हैज सेट इन द मोशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ, तो आंसर इज यस। समझ में कुछ आया कि बाउंस गया? अभी क्वेश्चन अराइजेज हियर, कुछ ये सिनेरियो को देखो। जब आपने अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन था तो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं किया, तो बट ऑब्वियस है, इट इज अंडरस्टूड कि उसके ऊपर कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं है तो मोशन होगा नहीं। बट जब मैंने अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई किया इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, तो भी ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इज दैट क्लियर? तो जब आप पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड इफ इट इज एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स। बट यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये अनबैलेंस्ड हुआ, बट वेदर इट इज ट्रूली अनबैलेंस्ड फोर्स, तो आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि इसके अगेंस्ट में, इज दैट क्लियर, एक फोर्स और डेवलप होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? इसके किस डायरेक्शन में? ये ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकेगा। कितना अभी इसमें डेवलप होगा? तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेट होगा। अभी जब फ्रिक्शनल फोर्स, पर्टिकुलरली जनरलाइज कर रहा हूं अभी एक पूरे स्टेटमेंट को, इसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। ओके अभी वो फोर्स कितना हुआ? तो देखो, अप्लाइड फोर्स 0 था तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 है, तब मोशन नहीं हुआ। बट जब 1 न्यूटन अप्लाई किया तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ जितना अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स डेवलप हुआ होगा, उससे कम हुआ होगा कि ज़्यादा हुआ होगा? तो आंसर इज इक्विवेलेंट, मतलब सेम अमाउंट का, दैट इज 1 न्यूटन। तो देखो, इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट विल बी इन द पोजीशन ऑफ डैश रेस्ट, यस और नो, क्योंकि दोनों भी अपोजिट इन क्या है? डायरेक्शन। जब आपने 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ओके,
तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना डेवलप हुआ ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट में 2 न्यूटन। 3 न्यूटन अप्लाई करने पे भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, तो उसके सामने कितना न्यूटन डेवलप हुआ होगा? 3 न्यूटन। 4 न्यूटन अप्लाई करने पे भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इज दैट क्लियर? 5 न्यूटन पे भी अप्लाई किया तो भी नहीं हुआ, मतलब उसके अगेंस्ट में उतना ही अमाउंट का, इज दैट क्लियर, क्या डेवलप हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ। इज दैट क्लियर? अभी आप यहां पे देखो कि इट इज ऑन द वर्ज टू मूव बट मूव हुआ नहीं, तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अगेंस्ट में कितना डेवलप हुआ? 6। इट इज ऑन द वर्ज टू मूव बट मूव हुआ नहीं। बट जैसे ही, इज दैट क्लियर, 7 न्यूटन अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट मूव किया, तो आंसर इज यस। एट दैट टाइम मैं ये बोलूंगा कि यहां पे जो भी फोर्स था अगेंस्ट में वो क्या हो गया? जीरो हो गया। सडनली क्या हो गया? वो जीरो। कुछ बोला वो समझ में आया? इस तभी तो जाके ऑब्जेक्ट मूव किया। आंसर इज यस। तो दिस गिव राइज टू, अगर आप ये देखोगे कि अगर मैं पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप ये देखो कि स्टार्टिंग से, इज दैट क्लियर, वेदर अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में उतना ही फोर्स डेवलप हुआ, इसके लिए इसका नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। एंड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों सेल्फ एडजस्टिंग? जीरो था तो ऑटोमेटिकली वो तो पता है आपको जीरो ही होगा, बट 1 न्यूटन के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, मतलब टिल दैट पॉइंट, इज दैट क्लियर, ये ऑब्जेक्ट में इसके अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में कौन से टाइप का फोर्स डेवलप हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। दिमाग में कुछ गया कि बाउंस गया? इज दैट क्लियर? तो हम लोग ये बोलते हैं कि इसके अगेंस्ट में जो भी डेवलप हुआ वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0 न्यूटन, बिकॉज ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड टू मूव। इज दैट, क्योंकि वहां पे वो मोशन परफॉर्म किया। कोई डाउट, कोई क्वेरी? ओके, यहां तक समझ में आया कि व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। अंडरस्टूड? अभी मेरे लिए क्वेश्चन ये हुआ कि कोई मुझे ये बता सकता है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसमें कहां पे मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं? तो मैं ये बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस डेटा दिस विल बी योर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, क्योंकि तुरंत ही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे क्या हो गया? जीरो। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने क्या परफॉर्म किया? मोशन। गॉट इट और नॉट? तो फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, मतलब 6 इज कंसिडर फॉर दिस डेटा टू बी अ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कब डेवलप होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज टू मूव। ये समझ में आ गया कि बाउंस गया? होप सो यहां तक आपको टॉपिक समझ में आया। अभी क्वेश्चन अराइजेस हियर कि जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो आप ये देखो कि यहां पे whether friction will become zero, तो मैं बोलूंगा नो, स्टैटिक फ्रिक्शनल जीरो होगा, बट ऐसे कंडीशन में another force will come into the existence which is opposite to the applied force, opposite to that of which force? applied force। और वो फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं हम यहाँ पे? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पे फोर्स डेवलप होगा, बट कौन से टाइप का फोर्स डेवलप होगा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड, इज दैट क्लियर, इट विल नॉट बी इक्वल टू 7, इज दैट क्लियर, बट इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हैज सेट इन द मोशन इन दिस डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो यहां पे ये घसरण के वजह से, यहां पे जो घिस रहा है, इज दैट क्लियर, सिंस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो यहां पे आप ये देखोगे कि यहां पे काइनेटिक बोलूं या स्लाइडिंग, तो अनदर फ्रिक्शनल फोर्स विच कम इनटू द एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। दिमाग में कुछ गया कि नहीं गया? मतलब इन शॉर्ट नेचर के अंदर अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम अटेन कर लेता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज टू मूव, तो ऑल ऑफ अ सडन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हुआ। तो वेदर दिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं हो रहा है, तो आंसर इज नो, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, बट अभी वो फ्रिक्शनल फोर्स को नाम हम क्या देंगे? काइनेटिक और काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इज दैट क्लियर और नॉट?
अभी आप ये देखोगे कि अप्रोक्सीमेशन इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी लेस देन दी अप्लाइड फोर्स। क्यों इट विल बी लेस देन दी? सपोज एक एग्जांपल दिया, सपोज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन है। अभी आप ये देखो ये कितना है आपका 7 न्यूटन और ये आपका कितना है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स 5। तो 7 माइनस 5 2, तो इसमें एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा 2 न्यूटन, दैट टू इन दिस डायरेक्शन। तो वेदर द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग और नॉट, आंसर इज यस। जो बोला वो समझ में आया कि बाउंस गया, गॉट इट और नॉट? आंसर इज श्योर आना ही चाहिए एग्जैक्टली। तो इन शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट, तो इसमें कौन सा फोर्स डेवलप होगा अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा? तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करोगे इसके ऊपर, अगर आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करोगे तो वापस उसका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा एंड ऑब्जेक्ट विल मूव विथ मोर फास्टर। इज दैट क्लियर और नॉट? और ये अगर अच्छा एग्जांपल आपको दूं मैं, तो शायद तक एक मूवी थी फास्ट एंड फ्यूरियस, देखिए इंग्लिश मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस, लगभग 5th या 6th पार्ट। उसमें पता है वो एक कंटेनर लेते हैं और वो कंटेनर को उनको चोरी करना होता है। तो यहाँ पे 2 कार वो लोग अप्लाई करते हैं, देखा होगा ऑलमोस्ट सब लोग ने, नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। 2 कार लिया है उन्होंने और 2 कार और बड़ा सा एक ब्लॉक है और उसके साथ में उसको एग्जैक्टली पहला टाई अप करता है। जब वो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वेदर ऑब्जेक्ट सडनली स्टार्ट मूविंग, तो आंसर इज नो। वो जब फोर्स अप्लाई करते हैं अप्लाइड फोर्स, तो आप ये देखते हो कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ये देखते हो आप कि जैसे ही ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज टू मूव, स्लाइड होना स्टार्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है, तो तब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया उसका 0, बट इट स्टार्ट मूविंग। उसके बाद में वो अप्लाइड फोर्स वो ज़्यादा वो एक्सेलरेशन कम कर देता है। एक्सेलरेशन कम करना मतलब फोर्स अप्लाई करना कम, तो वो फोर्स अप्लाइड उतना ही उससे बढ़ा देता है कि कम कर देता है? एक बार मूव करना स्टार्ट होता है तो उससे कम करेगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इट कैन इजीली मूव। अगर वो उतने ही फोर्स से खींचेगा तो ही विल बैंग ऑन अनदर साइड। इज दैट क्लियर? समझ में कुछ आया? वो पूरा का पूरा आप एग्जाम्पल गो थ्रू, वो जो क्लिप है ना वो देखना, यू विल एंजॉय दैट थिंग। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कंडीशन। अभी मैंने बताया आपको काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और एक फ्रिक्शनल फोर्स है जिसका नाम क्या है? रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपका स्टैटिक हुआ, ओके। और एक रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, उसमें ही एक बेस्ट एग्जांपल है। ये पूरे क्लिप के अंदर अगर आप देखोगे तो एक टर्निंग आता है। जब वो एक टर्न आता है ना, तो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ना आपका रोल होता है। ब्लॉक क्या होता है? रोल होता है। अभी मेरे को बताओ, जब ब्लॉक रोल होगा तो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इज दैट क्लियर, वो काइनेटिक से कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स में, इसलिए देखो ना बहुत सारे व्हीकल, हमारे सारे व्हीकल्स वी सेट इन द फॉर्म ऑफ डैश, टायर ओनली ना। क्यों? टायर पे सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज नथिंग अदर देन विच काइंड ऑफ अ फोर्स। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोल डाउन करना स्टार्ट करेगा तो वहां पे कौन सा फोर्स डेवलप होगा? रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। होप सो समझ में आ गया सबको? तो सबसे ज़्यादा कौन सा फोर्स डेवलप होगा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और उससे भी कम क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। गॉट इट एवरीवन? अभी थोड़ा बहुत आगे इसको लेके जाता हूं। एज अ जनरल केस हमने ये तो रिलेशन फाइंड आउट कर ही लिया है, कि फ्रिक्शन जो है F by n we have got as dash tan theta, yes or no? अभी theta is a constant, तो यहां पे F by n is equal to tan theta के बदले में क्या लिखूंगा? म्यू। इज दैट क्लियर? अभी जब मैं इस तरह बात करूंगा तो मुझे ये पता चलता है कांस्टेंट दैट इज म्यू। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूंगा तो यहां पे लिखूंगा Fs by n इज इक्वल टू म्यू एस। सिमिलरली अगर मैं यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात करता हूं, ओके, तो आप ये देखोगे कि एफ के बाई एन कैन बी रिटन एज डैश म्यू के, एंड रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स मतलब एफ आर बाई एन इज इक्वल टू डैश म्यू आर।
गॉट इट और नॉट? तो कुछ इस तरह का रिलेशन है इनका, और हम लोग ये देखते हैं कि म्यू एस का रिलेशन, म्यू के का रिलेशन और म्यू आर का रिलेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका म्यू एस विल बी ग्रेटर देन म्यू के एंड म्यू के विल बी ग्रेटर देन विच वैल्यू? म्यू आर। अभी आप बोलोगे सर म्यू एस म्यू के और म्यू आर क्या है? तो इट इज़ नथिंग अदर देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ म्यू एस इज नथिंग अदर देन डैश कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू के is coefficient of kinetic or sliding frictional force and mu r will be nothing other than coefficient of rolling frictional force. होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी म्यू एस की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। It also depends on temperature. इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल किया जाए। जैसे कि मैंने कहा अभी अगर हम ये कहते हैं कि जो भी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर मैंने बताया था वहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द सर्फेस, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू विच वैल्यू? एन, जो बताया दैट इज नथिंग अदर देन दिस वैल्यू। ओके, इस बात का ध्यान रखना। नाउ लेट डिस्कस विथ सर्टेन एग्जाम्पल। कुछ इस तरह का कंसिडरेशन में लेते हैं। नेचर में अभी आप मेरे को एक बात बताइए, वेदर नेचर के अंदर 100% अपने को फ्रिक्शनल लेस सरफेस मिलेगा? तो आंसर इज नो। ओके, तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई स्मूथ सरफेस है, अभी सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मेरे पास कोई स्मूथ सरफेस है तो उसका म्यू एस का वैल्यू एज कंपेयर टू रफ सरफेस, एज कंपेयर टू विच वैल्यू? रफ सरफेस इज एक्चुअली व्हाट विल यू सी? म्यू एस ऑफ रफ and mu s smooth. So whether I can say mu s, the value of mu s will be smaller than the rough surface or not? Answer is yes. अभी normally mu s का जो value हम consider करते हैं that is nothing other than 0.01 से लेके it is considered till 1.5. Okay, और एक condition हम इसमें apply करते हैं that is nothing other than mu s will be nothing other than less than or equal to which value? mu s n. नॉर्मली मैंने अभी तक इक्वल टू बताया आपको, वही कंडीशन है। देखो यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, यहाँ पे भी आपको मिलेगा म्यू के इज इक्वल टू एफ के इक्वल टू म्यू के इन टू एन, यहाँ पे मिलेगा म्यू आर इक्वल टू डैश एफ आर इक्वल टू म्यू आर इन टू विच वैल्यू? एन। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? इंक कोई डाउट, कोई क्वेरी? नाउ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये सब को कंसिडरेशन में लेके, स्टैटिक को लेके। नाइन्थ, अ ब्लॉक ऑफ मास। इट हैज़ बीन गिवन कि मेरे पास एक ब्लॉक है and block of mass is given as 4 kg. कितना kg दिया है? 4 kg. Rest on horizontal plane. सबसे important point, कौन से टाइप का प्लेन दिया है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट इज नथिंग अदर देन दिस कंडीशन। तो एक ब्लॉक है ऑफ मास m, इट इज लाइंग ऑन विच काइंड ऑफ अ सरफेस? हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, नाउ द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइन एट एन एंगल, मतलब प्लेन को ग्रेजुअली इंक्लाइन किया बाय एन एंगल ऑफ हाउ मच? 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो डेवलप हुआ कि ये ब्लॉक है, पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई करता है एच एस। अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्लाइन कर रहा हूँ धीरे धीरे, और जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने इसको इंक्लाइन किया बाय एन एंगल ऑफ डैश 15 डिग्री, तो यहाँ पे जब ब्लॉक है
तो स्टेटमेंट में दिया द ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब इट इज ऑन द वर्ज टू स्लाइड, दैट मीन्स इट इज जस्ट बिगिंस टू व्हाट स्लाइड. What is the coefficient of static frictional force between the block, between the what block, okay, and dash surface बोल सकता हूं. ओके अभी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मुझे ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है तो मैं बट ऑब्वियस है इसका एफबीडी बनाऊंगा. एफबीडी किस तरह बनाता हूं, ये कंडीशन में ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है. ओके तो मैं कंडीशन ये कंसीडर करूंगा और मैं ये कहूंगा कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा. आंसर इज यस. तो इसका सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे मैंने कहा था, एक्स एक्सिस विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज, यस और नो, और उससे परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा वाई एक्सिस. तो ये आपका एक्स हुआ, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई और ये आपका वाई डैश. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा उस डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेना, ये याद रखना. बट ये सिचुएशन कैसा है, इट इज ऑन द वर्ज टू मूव, इट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट इज इन द पोजिशन ऑफ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज नथिंग अदर देन, क्या बोला है उन्होंने, म्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, दैट टू मैक्सिमम. म्यू एस भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, दैट इज नथिंग अदर देन विच काइंड ऑफ अ कंडीशन, मैक्सिमम ही पूछा है आपको. ओके तो म्यू एस मैक्सिमम कब होगा वो पूछा है. तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज टू मूव बट मूव नहीं किया एट एन एंगल ऑफ व्हाट 15 डिग्री. समझ में आया. अभी मेरे को एक बात बताओ, इसका वेट कहां पे एक्ट होगा. मैनी एट टाइम स्टूडेंट्स कहता है वर्टिकली डाउनवर्ड, मैं बोलूंगा नहीं, आप ये स्टेटमेंट नहीं दोगे. मेरा स्टेटमेंट हमेशा ऐसा रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड तो है बट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. समझ में आया. तो इसके वजह से यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक इस डायरेक्शन में मिलेगा, एक इस डायरेक्शन में. ये एंगल सपोज टीटा है तो बट ऑब्वियस है ये एंगल भी आपका क्या हुआ टीटा. तो ये कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको, एम जी कॉस टीटा, एंड दिस विल बी नथिंग अदर देन एम जी साइन टीटा. गॉट इट. अभी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑन द वर्ज टू मूव बट वर्ज मूव किया नहीं, तो इसके अगेंस्ट में क्या डेवलप हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स. परपेंडिकुलर टू द सरफेस विल बी ऑलवेज डैश नॉर्मल, हाँ या नहीं. तो ये आपका क्या हुआ, ओरिजिन. तो यहाँ पे इट इज ऑन द वर्ज टू मूव, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मूव नहीं किया, इट इज ऑन द वर्ज टू मूव. क्यों, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कभी कंडीशन अप्लाई होगा जब ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज टू मूव बट मूव नहीं किया है. तो इसके ऊपर से एफबीडी बनाओ. Sum of all the forces acting will be equated to 0 and sum of all the forces acting along x-axis will be 0 and sum of all the forces acting along y will be equated to 0. Got it? Now यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x डायरेक्शन ये है, तो मैंने इक्वल टू बोला था आपको, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सिंपल वे में, mg sin थीटा इज इक्वल टू fs. इज दैट क्लियर. अभी यहाँ पे इसके बदले क्या लिखोगे, देखो mg cos थीटा इक्वल टू एन. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अभी दोनों को डिवाइड करो तो मुझे क्या मिलेगा, एम जी साइन टीटा अपॉन एम जी कॉस टीटा इज इक्वल टू एफ एस बाई एन. एम जी गेट कैंसिल, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा गिव्स यू डैश, टेन टीटा इज इक्वल टू डैश एफ एस बाई एम एन. यस और नो. आंसर इज यस. समझ में कुछ आया. नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर सपोज 3. नाउ उन्होंने कहा कि एट दिस एंगल इज दैट इट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब दिस थीटा इज मैक्सिमम फॉर दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन. तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस एट थीटा इक्वल टू 15 डिग्री द ऑब्जेक्ट स्लाइड्स. इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा विल बी नथिंग अदर देन डैश मैक्सिमम. यस और नो. तो मैं इन शॉर्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan theta this will be maximum which is equal to fs by n. Now since according to the formula fs by n is nothing other than mu s max, क्योंकि यहाँ पे fs max डेवलप हुआ तो यहाँ पे भी ये भी क्या हुआ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हुआ. यस और नो. तो मुझे ये पॉइंट पे मुझे जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है तब मुझे म्यू एस फाइंड आउट करना था. तो देखो ये दोनों को अगर कोरिलेट करता हूँ एज पर द कंडीशन, since as I know fs
मैक्स बाय एन गिव्स यू विच वैल्यू म्यू एस। तो ये आपका इक्वेशन हुआ सपोज 4 एंड दिस इक्वेशन एज पर द फॉर्मूला इज 5। तो वेदर दिस वैल्यू विल बी रिप्लेस बाय म्यू एस और नॉट, आंसर इज यस। तो म्यू एस इज इक्वल टू tan theta max। now for this situation tan theta max is nothing other than 15 डिग्री। तो आप म्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 0.27 मिलेगा। और आपने म्यू एस का वैल्यू थोड़ी देर पहले लिखा था 0.01 से लेके 0.5, तो 0.01 से बड़ा है, येस और नो, आंसर इज यस। कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर। Let's discuss with next example, 10th. It has been given a block of mass given as 15 kg is lying on an inclined plane at an angle of theta is equal to 20 डिग्री। मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये ब्लॉक कहाँ पे लाई कर रहा है? ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? 20। इन ऑर्डर टू मेक इट मूव अपवर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, ध्यान देना। इन ऑर्डर टू मेक इट मूव अपवर्ड along the slope with an acceleration that is a equal to 25 centimeter second inverse square, a horizontal, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, a horizontal force that is nothing other than F is equal to 200 Newton is required to applied on it. Calculate the frictional force on the block, okay, and coefficient of काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना है। गॉट इट और नॉट? समझ में आया सबको कि बाउंस गया? अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी ऐड होगा, अपग्रेड। अभी एंड्रॉयड में कैसे अपग्रेडेशन आता है, विंडोज़ में, iOS में, वैसे अभी आज मैं आपको एक सिस्टम अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले देखो, मेरे पास ब्लॉक है ऑफ मास m लाइंग ऑन एन इंक्लाइन सरफेस। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो डेवलप हुआ। But I can call this to be a dash surface, horizontal surface, और ये इसका इंक्लाइन सरफेस। Inclined surface is at an angle of, let that angle be what? Theta, that is 20 डिग्री। ओके, अभी ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे रखा गया है, दैट इज अ ब्लॉक। ब्लॉक यहां पे रखा गया है, ओके। उसका मास कितना दिया है? 15 kg। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे दिया है, टू मेक इट मूव अपवर्ड। किस डायरेक्शन में इसको मूव करना है? मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, अभी नीचे नहीं। कहां पे मूव करना है मुझे? अपवर्ड, अलोंग द स्लोप। अलोंग द स्लोप मतलब ये इंक्लाइन स्लोप, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ हाउ मच? 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना है। अभी मेरे को एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके हिसाब से क्या होगा? इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में? तो मैं आपको कहूंगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा, सो दैट ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से पैरेलल में रहे। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया? हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया,
गॉट इट और नॉट? मैनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक, इज दैट क्लियर? कि वो जो फोर्स है वो पैरेलल टू द सरफेस अप्लाई करते हैं क्योंकि उसको ऊपर मूव करवाना है, तो वो गलत है क्योंकि स्टेटमेंट दिया है हॉरिजॉन्टल फोर्स। पहला पॉइंट यहां पे समझ में आया। ये कुछ गिवन कंडीशन है इसका। अभी रूल इज सिंपल, मुझे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है, यस और नो? तो वंस अगेन एफबीडी तो बनता है, तो ये आपका ओरिजिन है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरेलल में ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज, वो क्या हुआ आपका? एक्स एक्सिस हुआ। परपेंडिकुलर टू इट विल बी नथिंग अदर देन डैश, वाई एक्सिस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अभी मैंने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है? ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये प्लस और ये क्या हुआ? माइनस। ये वंस अगेन प्लस और ये क्या हुआ आपका? माइनस। दैट इज वाई डैश और ये एक्स डैश। पहला कंडीशन समझ में आया? अभी बट ऑब्वियस एज पर द रूल इसका वेट कहाँ पे एक्ट होगा? तो वेट विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, yes or no? That is W इक्वल टू विच वैल्यू? mg। अभी बट ऑब्वियस ये एंगल टीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा? टीटा। तो आपको ये कंपोनेंट क्या मिलेगा? mg cos टीटा, और ये आपको क्या मिलेगा? mg sin टीटा। गॉट इट और नॉट? होप सो सबको समझ में आया। परपेंडिकुलर टू द सरफेस विल बी नथिंग अदर देन डैश, नॉर्मल। तो ये डायरेक्शन में मेरे को क्या मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा। लेट इट बी विच वैल्यू? n। अभी ऑब्जेक्ट ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके तो बट ऑब्वियसली इसका फ्रिक्शन कहां पे डेवलप होगा? इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में? तो मैं बोलूंगा फ्रिक्शनल फोर्स विल डेवलप इन दिस डायरेक्शन। इज दैट? और यहां पे फ्रिक्शनल कौन सा होगा? सिंस ऑब्जेक्ट इज मूविंग तो काइनेटिक फ्रिक्शनल। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट? अभी क्वेश्चन अराइजेज हियर, जैसे m दैट इज mg के दो कंपोनेंट है, वैसे f के भी दो कंपोनेंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बट कौन सा होगा? ये cos होगा कि ये sin होगा? ये sin cos होगा कि ये sin होगा? वो पता नहीं है। तो मैनी ए टाइम स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि एंगल यहाँ पे टीटा कैसे आया, यहाँ पे कहाँ पे टीटा आएगा। तो उसके लिए वंस अगेन एक सिंपल सा कंडीशन बताता हूँ। ये इंक्लाइन सरफेस है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ टीटा। अभी ये जो पॉइंट है ना वो एक्चुअल में एफबीडी पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ या नहीं? अभी एज पर द रूल मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। सेम रूल, जो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ वही सेम थिंग, एक्स डैश वाई और ये वाई डैश। ओके अभी ध्यान देना, ये सीधा नीचे उतार दिया, तो वेदर आई कैन कॉल दिस टू बी एज 90 डिग्री। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करूँ वो बेटर रहेगा, है ना? ये एंगल टीटा, ये पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे है, वही पॉइंट यहाँ पे है, सेम थिंग। इज दैट क्लियर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, परपेंडिकुलर मतलब वेट विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये एंगल क्या हुआ आपका 90, येस और नो? तो मेरे को ये बात बताओ, ये एंगल कितना होगा आपके लिए? तो वेदर आई कैन कॉल दिस टू बी 90 माइनस टीटा, हाँ या नहीं? तो मुझे बताओ ये एंगल कितना हुआ? बट ऑब्वियस आप लोग क्या बोलोगे? 90। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अभी मुझे बात बताओ, अगर ये 90 माइनस टीटा है और ये 90 है तो ये एंगल क्या हुआ? टीटा। मिल गया टीटा, पहला कंडीशन। आगे प्रोसीड करूँ? अभी यहाँ पे देखो, फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स था, यस और नो? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स। अभी ये कैलकुलेट करके देना है मुझे, तो वेदर आई कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू और नॉट। कैसे आपको मिलेगा? ओके नाउ सोच के बताओ। आपको मैंने डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया, ओके
तो मैं कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं इसको, पीछे के डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करो और ये ड्रॉ करो, हाँ या नहीं? तो ये पैरेलल लाइन हुआ, ये दोनों भी पैरेलल हुआ, आंसर इज यस, क्योंकि दोनों भी हॉरिजॉन्टल है। ओके, अभी बट ऑब्वियस है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे दिमाग में क्या आएगा? कोई ट्रावर्सल या ऐसा कुछ है? कुछ सोचो, कौन सा एंगल टीटा आपको लगता है कि अगर ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये एंगल टीटा है, तो यहां से देखो ये लाइन, ये ट्रावर्सल हुआ आपका इसका, दो पैरेलल लाइन का, ये और ये और ये, इज दैट क्लियर? मतलब ये पॉइंट ये हुआ, ये एंगल टीटा है, तो ये सीधा सीधा ऊपर जाओ, हाँ या नहीं? और ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो सेम ही है, ये और ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों भी सेम है, तो ये एंगल भी टीटा हुआ। गॉट इट और नॉट? दिमाग में कुछ गया? तो ये कौन सा कंडीशन अप्लाई किया? कुछ इस तरह वाला कंडीशन अप्लाई किया मैंने, आंसर इज यस। तो ये एंगल आपका क्या हुआ? टीटा। तो वेदर आई कैन मार्क दिस एंगल एज डैश टीटा। गॉट इट और नॉट? सिंपल। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलो अभी यहाँ पे देखो, ये टीटा है, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट मिलेगा मुझे? कॉस फंक्शन, तो एफ कॉस टीटा। और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा मिलेगा मुझे? एफ साइन टीटा। गॉट इट? अभी एक नया पॉइंट जो मैंने बोला था आपको, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, व्हाट इज दैट? ध्यान देना, रिवीजन करवा रहा हूँ। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऑब्जेक्ट इज इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट, उसका मतलब ये होता है इक्विलिब्रियम। ओके, मोर टू बी प्रिसाइज कि उसके ऊपर जितने भी रिजल्टेंट फोर्सेस एक्ट होते हैं दैट इज इक्वेटेड टू जीरो। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स विल बी जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई विल बी ऑल्सो जीरो। ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, बट अगर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर क्या परफॉर्म कर रहा है? मोशन, बट दैट टू जब मोशन परफॉर्म कर रहा है तो क्या होगा? वेदर द सेम कंडीशन विल गेट सेटिस्फाइड? तो आंसर इज नो। जो कोऑर्डिनेट पे ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करता है, इज दैट क्लियर? दैट विल बी इक्वेटेड टू रिजल्टेंट फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स। इक्वल टू विच वैल्यू? रिजल्टेंट फोर्स। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आया? बट अगर आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इट इज इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट, नाइदर इट इज मूविंग इन अपवर्ड नाइदर इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड। तब मैं ये बोलता हूं कि सिंस अलोंग वाई डायरेक्शन मोशन उस पे वो वाई डायरेक्शन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई विल बी इक्वेटेड टू विच वैल्यू? जीरो। ये बात समझ में आया कि बाउंस गया? तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स विल बी इक्वेटेड टू विच वैल्यू? ma, where m is the mass and a is the what? Acceleration produced by the what? Force on a body of mass m. Got it? अभी आप यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये इक्वल टू है। ओके, whether the object is moving in this direction with an acceleration of 25 centimeter per second square or not? Answer is yes. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, sum of all the forces acting along x will be equated to ma and sum of all the forces acting along y will be equated to zero. क्यों? क्योंकि देखो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है कि जमीन के अंदर जा रहा है? कहीं पे भी नहीं, मतलब along y axis वो उसने कौन सा स्टेट अटेन किया है? इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन किया है। बट along x axis whether it is in motion or not, तो आंसर इज यस। ओके, अभी जो भी इक्विलिब्रियम स्टेट है तो उसका रूल सेम है। ये आपका इक्वल टू हुआ, तो इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? n इक्वल टू, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों भी ऐड होगा, तो मुझे मिलेगा mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2।
ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? कोई डाउट, कोई क्वेरी? बट अभी यहाँ पे देखो, वेदर जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन क्या होगा उसका? पॉजिटिव, और ये क्या होगा उसका? नेगेटिव। यस और नो? बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस एफ कॉस टीटा, एफ कॉस टीटा, और इक्वल टू के इस साइड क्या है? नेगेटिव साइन है, और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या लिखूंगा? माइनस एम जी साइन टीटा इक्वल टू विच वैल्यू? एम ए। तो इक्वेशन नंबर क्या हुआ? 1। समझ में आया कि बाउंस गया? कुछ देखो क्या लिखा मैंने, और एक चीज वैल्यू बाकी रह गई। देखो एक चीज रह गया, देखो ना, कौन सा चीज रह गया? तो मैं यहां पे ये प्लस लिख सकता हूं, तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस, ओके, प्लस एफ कॉस टीटा लिख सकता हूं। आंसर इज यस। अभी यहां पे मैंने जैसे कहा माइनस आएगा, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव साइन में, बट यहां पे सिर्फ एम जी साइन टीटा है कि एफ के है? तो एफ के भी है, बट वो सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों भी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो इसका एडिशन होगा। बट सिंस बोथ आर इन माइनस, तो दोनों को कैसे लिखूंगा? इन ब्रैकेट एम जी साइन टीटा प्लस एफ के इक्वल टू एम ए। समझ में आया कि बाउंस गया? गॉट इट और नॉट? ये दोनों भी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, मतलब प्लस, बट सिंस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव, तो ये दोनों का इसके साथ में रिलेशन कैसे लिखोगे? तो सिंपल लिखो, एफ कॉस टीटा माइनस सम ऑफ दिस टू वैल्यू। गॉट इट और नॉट? ये थ्रू आउट रूल सेम ही रहेगा, कभी कोई चेंज होगा नहीं। गॉट इट एवरीवन? कि डाउट है? अभी मुझे बात बताओ, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। ओके, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एफ के फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? एफ के। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? दूसरा टर्म, एनीवन? म्यू के। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो सबसे पहले सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं इसमें। कौन सा वैल्यू दिया है वो देखो। मास दिया है दैट इज 15 kg, एक्सेलरेशन 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूं। तो वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टीटा का वैल्यू दिया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया है, तो यहाँ पे दिया है, तो इसके ऊपर से मुझे कौन सा टर्म मिल जाएगा? एफ के मिलेगा, हाँ या नहीं? उसके बाद यहाँ पे भी सेम वे, एम पता है, जी पता है 9.8, टीटा पता है, एफ पता है और टीटा पता है, तो मुझे एन मिलेगा। गॉट इट और नॉट? तो उसको सोल्यूशन करना है तो आप वेरी सिंपल वे में कर सकते हो। कैसे? तो देखो, इसका ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ऑफ करो, तो एफ कॉस टीटा माइनस एम जी साइन टीटा माइनस एफ के इक्वल टू विच वैल्यू? एम ए। इसको इस साइड लेके जाओ क्योंकि आपको एफ के फाइंड आउट करना है, तो एफ के इक्वल टू डैश, ये वैल्यू साइड आएगा, तो एफ कॉस टीटा माइनस एम जी साइन टीटा माइनस एम ए लिख सकता हूँ। नाउ बट ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एफ की वैल्यू कितना दिया है उन्होंने? 200, तो 200 कॉस टीटा की वैल्यू कितनी है? 20, तो कॉस 20 डिग्री माइनस एम की वैल्यू कितनी है? 15। यस और नो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब नहीं दिया है तो आप कितना कंसिडर करोगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साइन विच वैल्यू 15 डिग्री माइनस एम की वैल्यू वंस अगेन कितना है आपके पास? 15 इंटू, अब ये 25 है तो वेदर इट कैन बी रिटन एज 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नॉट? आंसर इज यस। तो ये क्या आएगा आपका? 0.25। whether you can solve it and find out the value of Fk or not? न्यूटन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सॉल्यूशन आपको करना है, यू विल फाइंड इट आउट। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर विल बी नथिंग अदर देन डैश 134 न्यूटन। सिमिलरली आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? n इज इक्वल टू डैश, m की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू 9.8 इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस f की वैल्यू कितनी है? 200 एंड साइन 20। तो सॉल्व करो और फाइंड आउट करो कि आपका नॉर्मल फोर्स ये केस में कितना होगा। तो इट विल बी नथिंग अदर देन 207 न्यूटन। गॉट इट और नॉट?
अभी मुझे म्यू के फाइंड आउट करना था, तो सिंस एफ के कैन बी रिटन एज डैश म्यू के एन, तो म्यू के कैन बी रिटन एज डैश एफ के बाय एन, वेदर यू नो द वैल्यू ऑफ एफ के और नॉट, दैट इज 134 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितना है 207, तो वेदर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वंस अगेन म्यू के और नॉट इन दिस न्यूमेरिकल, कितना आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.65। अब इसका ऐसा यूनिट कोई होगा तो आंसर इज नो, क्यों? क्योंकि म्यू के इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, न्यूटन न्यूटन गेट कैंसिल, तो डायमेंशन लेस हुआ। क्लियर और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? सबसे इंटरेस्टिंग आज के टॉपिक में आपने पढ़ा कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में परफॉर्म करता है, इज़ दैट क्लियर? तो इस तरह का कंडीशन आप सेटिस्फाइड करोगे। इज़ दैट क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी? एंजॉय।